Hello everyone, welcome to my YouTube channel, and today the topic of discussion is Nernst equation and the topic is very important. ठीक है, इस टॉपिक को बस थोड़ा सा आपने समझना है. उसके बाद में जो न्यूमेरिकल्स होंगे इस टॉपिक के वो बहुत इंपॉर्टेंट है. 3 to 4 मार्क में इजीली आपको बोर्ड्स में आ सकता है ये न्यूमेरिकल, तो ध्यान से सुनना है टॉपिक को. ओके बेटा, सो लेट्स स्टार्ट. अच्छा, अभी तक मैंने आपको ई नॉट सॉल्व करना बताया है ना. किसी भी पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड का आप पोटेंशियल कैसे फाइंड आउट कर सकते हो. उसके बाद में जो मैंने आपको टर्म बताई दैट वाज ईएमएफ ऑफ द सेल. ठीक है, कि कोई भी अगर आपने सेल दो इलेक्ट्रोड्स को यूज करके बनाया देन हाउ विल यू कैलकुलेट इट्स ईएमएफ. तो उसमें मैंने आपको एक चीज हमेशा बार बार बोल रही थी दैट हियर आई एम राइटिंग नोट means we are discussing both these terms in the standard state. ठीक है, और हमारी स्टैंडर्ड स्टेट क्या थी. हमने कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, जो हम इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन यूज करते हैं, उसकी कंसंट्रेशन को फिक्स रखा था. इट वाज 1 मोलर. ठीक है, एंड जो टेम्परेचर था हमारे पास उसको कितना फिक्स करा हुआ था 25 डिग्री सेल्सियस, या फिर हम लोग कह दें 298 केल्विन रूम टेम्परेचर. तो जब हम ईएमएफ को या ईएमएफ ऑफ जब हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को या फिर ईएमएफ ऑफ द सेल को अंडर स्टैंडर्ड कंडीशंस ऑब्जर्व करते हैं एट दिस कंसंट्रेशन एंड दिस पर्टिकुलर टेम्परेचर, देन इट विल बी योर स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल. लेकिन अगर हमारे पास स्टैंडर्ड स्टेट ना हो, ठीक है, तब हमने क्या करना है. अगर हमारे पास कोई नॉन स्टैंडर्ड स्टेट है, अब नॉन स्टैंडर्ड स्टेट का क्या मतलब है, जो कंसंट्रेशन है वो 1 मोलर नहीं होगी, 1 मोलर से कम ज़्यादा कितनी भी हो सकती है, एंड टेम्परेचर जो है वो भी क्या होगा, रूम टेम्परेचर पे नहीं होगा, टेम्परेचर भी कम ज़्यादा कितना भी हो सकता है. तब आप सेल की ईएमएफ को कैसे लिखते हो, ई सेल. तब आपने नोट नहीं लिखना है. क्लियर हो गया. तो ये जो नर्नेस्ट इक्वेशन है ना, ये इसी के साथ डील करता है दैट नॉन स्टैंडर्ड स्टेट में ईएमएफ ऑफ द सेल कैसे कैलकुलेट करना है. एंड बेसिकली इट डील्स विथ द नर्नेस्ट इक्वेशन डील्स विथ हाउ द कंसंट्रेशन एंड द टेम्परेचर affect the EMF of cell. किसी भी सेल की ईएमएफ पे टेम्परेचर का या फिर कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट पड़ता है, तो वो सारी एक्सप्लेनेशन कौन देता है, नर्नेस्ट इक्वेशन. तो नर्नेस्ट इक्वेशन हम डिराइव करेंगे, वो जो पर्टिकुलर इक्वेशन हमारे पास आएगी, फिर वही इक्वेशन आपने न्यूमेरिकल्स के लिए यूज करनी है. वो इक्वेशन आपको एक्सप्लेन करेगी कि दैट कैसे रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट की जो कंसंट्रेशन है वो ईएमएफ को अफेक्ट कर रही है. ठीक है जी. तो अब एक चीज यहाँ पे आपके पास है कि आपने क्या करना है बेटा, जब भी नर्नेस्ट इक्वेशन लिखनी है, एक तो हम बात करेंगे सिंगल अगर कोई इलेक्ट्रोड हो उसके लिए कैसे लिखनी है, और दूसरा हम बात करेंगे किसी सेल के लिए कैसे लिखनी है. तो फर्स्ट मैं आपके साथ डिस्कस कर रही हूँ नर्नेस्ट इक्वेशन फॉर ए सिंगल इलेक्ट्रोड. एक सिंगल है इलेक्ट्रोड आपके पास, उसके लिए आपने नर्नेस्ट इक्वेशन डिराइव करनी है. तो आप कैसे करोगे, वैसे ये थर्मोडायनामिकली ऑलरेडी डिराइव्ड है, आपने बस कुछ चीज़ें जो हैं वो याद रखनी है. तो बच्चे, अगर कोई सिंगल इलेक्ट्रोड है, सपोज जिंक है, तो जिंक अपने सॉल्यूशन के कांटेक्ट में पड़ा हुआ है, इलेक्ट्रोलाइट के कांटेक्ट में, या फिर कॉपर है या कोई भी मेटल है. तो जब भी आपको पता है कोई मेटल अपने आयंस के कांटेक्ट में होती है तो उसकी ऑक्सीडेशन भी हो सकती है और रिडक्शन भी. लेकिन मैंने आपको क्या बोला था कि हमने ईएमएफ ऑफ द सेल कैलकुलेट करने के लिए या यहाँ पे किसी भी चीज़ के लिए रिडक्शन पोटेंशियल को प्रेफर करना है. ठीक है, तो आप क्या करोगे, जो भी आपको मेटल गिवन होगी, ठीक है, उसकी आपने रिडक्शन इक्वेशन लिखनी है हमेशा. अब मान लो जो मेटल है उसके ऊपर चार्ज था N पॉजिटिव, तो इसकी इक्वेशन कैसे लिखोगे, N पॉजिटिव ने N इलेक्ट्रॉन गेन करे और वो मेटल में कन्वर्ट हो गया सॉलिड फॉर्म में. ठीक है, अब जैसे सपोज आपको जिंक मेटल दे दें तो आप क्या लिखोगे, एग्जाम्पल के लिए आप लिख दोगे जिंक 2 पॉजिटिव is gaining 2 electron to form
जिंक। क्लियर हो गया? तो आपने हमेशा मेटल की कौन सी इक्वेशन लिखनी है? रिडक्शन इक्वेशन लिखनी है, ऑक्सीडेशन इक्वेशन नहीं लिखनी है। क्लियर हो गया यहाँ तक? उसके बाद में आपने नर्नेस्ट इक्वेशन जो है वो कैसे निकालनी है? आपने यूज करना है यहाँ पे ईएमएफ ऑफ द सेल, सॉरी, ईएमएफ ऑफ द इलेक्ट्रोड। इलेक्ट्रोड कौन सी है? एन पॉजिटिव स्लैश एम, एन पॉजिटिव स्लैश एम, यानी कि आपके पास जो मेटल इलेक्ट्रोड है, ठीक है, उसका आपने पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। तो आपने क्या करना है, पहले तो उसका स्टैंडर्ड पोटेंशियल लिखोगे आप, ठीक है। ये है मेटल का नॉन स्टैंडर्ड पोटेंशियल और ये है मेटल का स्टैंडर्ड पोटेंशियल। ये कैसे निकलेगा? -RT/NF, ठीक है, नेचुरल लॉग। यहाँ पे आपने लिखना बेटा प्रोडक्ट। अब यहाँ पे देखो रिएक्शन में प्रोडक्ट कौन है? मेटल ओवर रिएक्टेंट। रिएक्टेंट कौन है आपका? मेटल N पॉजिटिव। ये इक्वेशन आपने यूज करनी है किसी भी मेटल का नॉन स्टैंडर्ड पोटेंशियल फाइंड करने के लिए, ठीक है। अगर आप इसकी रिडक्शन इक्वेशन की फॉर्म में नहीं लिखोगे तो गलती लग जाएगी। वैसे आपको सिंगल इलेक्ट्रोड का क्वेश्चन कम डालते हैं, सेल का जो क्वेश्चन है वो आपको ज़्यादा आता है। तो आपने कैसे इसको याद रखना है? आपने मेटल जो भी गिवन होगी, न्यूमेरिकल हम इसका करेंगे, उसका पहले रिडक्शन पोटेंशियल ऐसे करके लिख लेना है, सॉरी रिडक्शन इक्वेशन लिख लेना है। उसके बाद में क्या करना है, नॉन स्टैंडर्ड स्टेट का कैसे कैलकुलेट करना है? स्टैंडर्ड स्टेट में से माइनस क्या कर देना है, RT/NF, लॉग ऑफ प्रोडक्ट ओवर रिएक्टेंट। अब यहाँ पे R क्या है? R इज द गैस कांस्टेंट 8.314 जाउल पर केल्विन पर मोल, ठीक है, जाउल पर केल्विन पर मोल। उसके बाद में T क्या है? टेम्परेचर। ये आपको अलग भी गिवन हो सकता है, मोस्टली आपको टेम्परेचर रूम टेम्परेचर ही देते हैं, ठीक है। सिर्फ कंसंट्रेशन का इफेक्ट आपको बोलते हैं कैलकुलेट करने के लिए। और N क्या होंगे? N होंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब जैसे जिंक के केस में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं? 2, तो N की वैल्यू हम 2 पुट कर देंगे। एंड F इज द फैराडे, इट इज 96500 कूलम। क्लियर हो गया बेटा ये? ठीक है, तो ये तो था सिंगल इक्वेशन के लिए। अब हम मेन जो हमारा टॉपिक है दैट इज फॉर सेल, तो सेल के लिए हम डिस्कस करते हैं, ठीक है जी। सो हियर आई एम राइटिंग द नर्नेस्ट इक्वेशन फॉर ए सेल। अब आपने कोई इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बना रखा है, उसके लिए नर्नेस्ट इक्वेशन आपकी कैसी आएगी? तो आपने बेटा क्या करना है, अब यहाँ पे आपको जिंक और कॉपर का सेल तो याद ही है ना, उसी को लेके ड्राइव कर लें, तब आपके लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा, ठीक है। तो सपोज मेरे पास ना जिंक और कॉपर का सेल है, तो जिंक और कॉपर के सेल के लिए आपको पता है हमारे पास क्या होता है, 2 हाफ सेल्स चल रहे होते हैं, एक में जिंक की रोड होती है, एक में कॉपर की इलेक्ट्रोड यूज करते हैं, दोनों को कनेक्ट कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ वायर। यहाँ पे हमने जिंक सल्फेट लिया होता है, इस तरफ हमने कॉपर सल्फेट लिया होता है, ठीक है। अब आपको क्या बोल रहे हैं, आपको बोल रहे हैं कि आपने कैलकुलेट करना है इस सेल का पोटेंशियल अंडर नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन। अब जैसे मान लो मैं जिंक सल्फेट की कंसंट्रेशन आपको बोल रही हूँ कि बेटा 0.1 मोल है, या फिर इसकी मैंने बता दी 0.01 मोल है, ठीक है। तो कैसे ईएमएफ जो है आप फाइंड करोगे? तो आपने क्या करना है बेटा, जैसे वहां पे लिखा था ना सिमिलरली, सबसे पहले आपने सेल की रिएक्शन लिखनी है, ठीक है। मैं फुल जो है वो अलग पार्ट से है डेरिवेशन, वो नहीं बता रही हूँ, उस वे में बता रही हूँ कि आपको याद रहे। आपने सेल की रिएक्शन लिखनी है। आपको पता है जिंक और कॉपर के पोटेंशियल के अकॉर्डिंगली जिंक क्या करता है, ऑक्सीडाइज, और कॉपर क्या करता है, रिड्यूस। तो आप क्या लिखोगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन लिखोगे। किसका आएगा, जिंक का। आप लिख दोगे जिंक इज गेटिंग कन्वर्टेड इनटू जिंक 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। फिर आप रिडक्शन रिएक्शन लिखोगे, वो किसकी आएगी, कॉपर की, कॉपर 2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिविंग कॉपर। दोनों इक्वेशंस को कर देना ऐड करने पे आपके पास क्या बनेगा, जिंक प्लस कॉपर 2 पॉजिटिव, जिंक 2 पॉजिटिव प्लस कॉपर। वहां पे आपने एक सिंगल मेटल की
रिएक्शन लिखी थी और सिंगल मेटल की रिएक्शन हमेशा कैसे लिखनी है, रिडक्शन की फॉर्म में। लेकिन जब आपने सेल की रिएक्शन लिखनी है तो जैसे भी पोटेंशियल उनके होते हैं, एक का ऑक्सीडेशन लिख देना है, दूसरे का रिडक्शन लिख देना है। ओवरऑल सेल की रिएक्शन आ गई। अब आपने क्या करना है, अब आपने निकालनी है ईएमएफ। अब आप लिखोगे ईएमएफ ऑफ द सेल in non-standard state will be equal to EMF of the cell in the standard state minus RT over NF natural log। प्रोडक्ट कौन से हैं, जिंक 2 पॉजिटिव एंड कॉपर डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट कौन से हैं, जिंक एंड कॉपर 2 पॉजिटिव। ठीक है बेटा, अब इसको थोड़ा सा और आपको इजी बना दूं। एक तो आप ये इक्वेशन एज इट इज यूज कर सकते हो, ठीक है, बट अगर आपको गिवन है, अगर गिवन है कि जो आपका टेम्परेचर है वो हम चेंज नहीं कर रहे हैं, इट इज़ 25 डिग्री सेल्सियस या फिर 298 केल्विन, अगर टेम्परेचर यही दिया है तो आपने क्या करना है, यहाँ पे वैल्यूज़ फिल कर देनी है। तो अगर बेटा हम वैल्यूज़ फिल करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे EMF ऑफ द सेल इज इक्वल्स टू E नॉट सेल माइनस R की वैल्यू फिल कर दो 8.314, टेम्परेचर 298, N तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, हर इक्वेशन के लिए अलग अलग होते हैं, हर सेल के लिए अलग है, तो हम इसको चेंज नहीं कर सकते हैं। F क्या होता है, फैराडे 96500, वैल्यू पुट कर दी। ये रहा आपका सिंपल लॉग, नेचुरल लॉग, इसको आप लोग सिंपल लॉग में कन्वर्ट कर दो तो आपके पास 2.303 एक एडिशनल फैक्टर आ जाएगा। जिंक 2 पॉजिटिव, कॉपर अपॉन जिंक एंड कॉपर 2 पॉजिटिव। ठीक है, इतना हो गया। अब इस पूरी वैल्यूज को सॉल्व करके हमारे पास पता है क्या रिजल्ट आता है, हमारे पास रिजल्ट आएगा ई सेल ई नॉट सेल माइनस 0.0591 ओवर एन log of zinc 2 copper zinc and copper 2 पॉजिटिव। ठीक है, आप इसको सिंपली और भी कैसे याद रख सकते हो, आप याद रख सकते हो ई सेल विल ऑलवेज बी इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 ओवर एन लॉग ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, ऐसे करके। तो आपने ये इक्वेशन जो है याद रखनी है, मोस्ट कॉमनली आपकी यही इक्वेशन आपको हेल्प करने वाली है। ठीक है, क्लियर हो गया। तो वैसे इसकी डेरिवेशन कैसे हो सकती थी कि आप जिंक की भी रिडक्शन इक्वेशन लिखते, उसकी मतलब उसका नॉन स्टैंडर्ड पोटेंशियल निकाल लेते, कॉपर की भी रिडक्शन इक्वेशन लिखते, उसका भी नॉन स्टैंडर्ड पोटेंशियल निकाल देते, फिर माइनस करके फिर पूरा आ जाना था। बट उसका कोई बेनिफिट नहीं है क्योंकि आपको डेरिवेशन पार्ट कभी नहीं डालेंगे ना, इसको डिराइव करो। तो आपको सिंपली क्या याद रखना है, जो भी सेल होगा उसकी सेल की रिएक्शन लिखनी है और उसके बाद में ये फॉर्मूला अप्लाई कर देना है। ये फॉर्मूला अप्लाई करने से बेटर है आप ये करो, लेकिन ये फॉर्मूला आप तभी अप्लाई कर सकते हो जब आपको टेम्परेचर की वैल्यू 25 डिग्री सेल्सियस गिवन होगी, फिर तो आपने यही फॉर्मूला अप्लाई कर देना। RT NF इतनी टर्म्स याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और मोस्टली आपको टेम्परेचर जो है रूम टेम्परेचर ही गिवन होता है। क्लियर हो गया। और अगर इनकेस नहीं है फिर आपको ये इक्वेशन ध्यान में रखनी है, ठीक है। तो अब हम इस इक्वेशन की हेल्प से न्यूमेरिकल करेंगे। होप आपको क्लियर हो गया होगा। सो लेट्स स्टार्ट। और ये न्यूमेरिकल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बिल्कुल नहीं भूलना है, ठीक है, इनको कैसे सॉल्व किया जाता है। सो यहाँ पे मैंने कुछ स्टेटमेंट्स लिखी हैं, लेट्स सॉल्व दीज न्यूमेरिकल्स वन बाय वन। सो द फर्स्ट न्यूमेरिकल इज, फर्स्ट सॉल्व करते हैं। कैलकुलेट द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ ए कॉपर वायर। कॉपर का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पता करना है। डिप्ड इन 0.1 मोलर कॉपर सल्फेट। अब यहीं से पता चल गया उन्होंने कंसंट्रेशन कितनी दी है, 0.1 मोलर, यानी कि स्टेट स्टैंडर्ड नहीं है, इट इज नॉन स्टैंडर्ड स्टेट एट 25 डिग्री सेल्सियस। दे दिया ना टेम्परेचर 25 डिग्री सेल्सियस, हमेशा दे देते हैं। एंड द स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल गिवन है। स्टैंडर्ड पोटेंशियल पता है कॉपर का, वो बोल रहे हैं कि नॉन स्टैंडर्ड पोटेंशियल पता करो। तो आपको गिवन क्या है, गिवन ये है कि जो कॉपर का स्टैंडर्ड पोटेंशियल है, कॉपर 2 पॉजिटिव स्लैश कॉपर ई नॉट कितना है, 0.34 वोल्ट, ठीक है। टेम्परेचर आपको ऑलरेडी 25 डिग्री सेल्सियस गिवन है। अब आपने यहाँ पे क्या लिखना है,
आप कॉपर की कौन सी इक्वेशन लिखोगे? रिडक्शन, रिडक्शन इक्वेशन लिखोगे, ठीक है। तो रिडक्शन इक्वेशन कॉपर क्या होती है? कॉपर 2 पॉजिटिव, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और क्या बनाएगा? कॉपर, ठीक है। अब आपने क्या अप्लाई कर देना यहाँ पे? फ्रॉम द नर्नेस्ट इक्वेशन, ठीक है। नर्नेस्ट इक्वेशन आपके पास क्या है? E of copper 2 positive slash copper will be equal to E नॉट कॉपर माइनस RTNF नहीं यूज़ करना, सीधे कौन सा यूज़ करेंगे? 0.0591 ओवर n लॉग ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट कौन है? कॉपर, डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट कौन है? कॉपर 2 पॉजिटिव, ठीक है। तो इसकी वैल्यू तो हमें गिवन है स्टैंडर्ड स्टेट की, कितनी है? 0.34 वोल्ट माइनस 0.0591 ओवर n, n की वैल्यू कितनी है बेटा? देखो पूरी रिएक्शन में 2 इलेक्ट्रॉन यूज हो रहे हैं तो n की वैल्यू 2 लॉग। यहाँ पे लिखनी है आपने कॉपर की कंसंट्रेशन। बेटा ये आपकी इलेक्ट्रोड जो है वो सॉलिड स्टेट में है, तो सॉलिड की हमेशा कंसंट्रेशन कितनी लेट करनी है आपने? 1। लेकिन कॉपर 2 पॉजिटिव की कंसंट्रेशन कितनी है? ये दे रखी है आपको कि इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन कितनी है? 0.1। तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे? 0.1। अब फर्दर सॉल्व करोगे जब इसको 0.0591 ओवर 2, ये 0.1 सॉल्व करेंगे तो log 10 आ जाएगा, और log 10 की वैल्यू कितनी होती है? 1। तो log 10 की वैल्यू 1 पुट करके आप इलेक्ट्रोड ऑफ द कॉपर इन नॉन स्टैंडर्ड स्टेट जो है वो कैलकुलेट कर सकते हो। क्लियर हो गया बेटा इतना? तो सिर्फ इतना याद रखना है, सिंगल इलेक्ट्रोड की बात करेंगे तो सिंपल आपने रिडक्शन इक्वेशन लिखनी है और नर्नेस्ट इक्वेशन अप्लाई कर देनी है। और नर्नेस्ट इक्वेशन में इजी चीज़ यही है कि आप 0.0591 लेकर चलो, ठीक है। RTNF लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक हो गया इतना? तो अब भी हम बात करेंगे सेकेंड न्यूमेरिकल की, जो मोस्ट कॉमनली आपको पूछा जाता है। दिस इज अबाउट सेल, एक पूरे सेल की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो हम सेल के लिए कैसे सॉल्व करेंगे? जैसे मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगी आपने वैसे ही करना है, न्यूमेरिकल डिफिकल्ट नहीं लगेगा और स्कोरिंग भी है ये पार्ट, ठीक है। करें स्टार्ट फिर। सो हियर वी हैव सेकेंड स्टेटमेंट, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग सेल, represent the following cell in which the following reaction takes place। कहते हैं ये सेल है हमारे पास, ठीक है। ये हमारे पास एक ऐसा सेल है जिसको आपने सिर्फ रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो ये तो आपको ना बिल्कुल बेसिक चीज़ पूछ ली है उन लोगों ने, यहाँ पे कुछ करना ही नहीं है, नर्नेस्ट इक्वेशन नहीं लगनी है। उन्होंने सिंपली कहा है कि अगर हमारे पास कोई ऐसा सेल है तो आप इसकी रिप्रेजेंटेशन बताओ। तो ये आपको बेटा 1 मार्क का न्यूमेरिकल पूछा जाता है। सो हमने क्या करना है? हमने करना है सेल को रिप्रेजेंट, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल, और कुछ नहीं कैलकुलेट करना। तो किसी भी सेल को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? आपको पता है सेल में ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों पार्ट हो रहे होते हैं। अब उन्होंने क्या दिया है? एक हमारे पास मैग्नीशियम की इलेक्ट्रोड है और एक हमारे पास सिल्वर की इलेक्ट्रोड है। आपने जब भी सेल को रिप्रेजेंट करना है ना, आपने एक डबल लाइन सेंटर में लगानी है। इसका मतलब पता क्या होता है? ये होता है आपके पास सॉल्ट ब्रिज, ठीक है। लेफ्ट साइड पे कौन सी इलेक्ट्रोड लिखनी है जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा हो, और राइट साइड पे कौन सी इलेक्ट्रोड लिखनी है जिसकी रिडक्शन हो रही हो। समझ गए? अब आपने क्या करना है? अब आपको बोलेंगे कि इसको रिप्रेजेंट करो, तो हमारे लिए प्रॉब्लम क्या है? हमें पहले डिसाइड करना पड़ेगा कि मैग्नीशियम और सिल्वर में से ऑक्सीडेशन किसका होगा और रिडक्शन किसका होगा, ठीक है। तो बता सकते हो, पोटेंशियल चेक करो, ये कौन सा पोटेंशियल होता है? रिडक्शन पोटेंशियल। दोनों में से ज़्यादा पोटेंशियल किसका है? सिल्वर का। सिल्वर का रिडक्शन पोटेंशियल ज़्यादा है, इट मीन्स सिल्वर की क्या होगी? रिडक्शन, और मैग्नीशियम की क्या होगी? ऑक्सीडेशन। तो इसका मतलब मैग्नीशियम की ऑक्सीडेशन होगी और सिल्वर की क्या होगी? रिडक्शन। तो आप क्या करोगे? अब कैसे रिप्रेजेंट करोगे सेल को, ठीक है। रिप्रेजेंट कैसे करोगे? आपने एक सॉल्ट ब्रिज शो कर देना। लेफ्ट साइड पे किसको लिखना होता है? जिसकी ऑक्सीडेशन हो रही होती है, मैग्नीशियम। तो आप लिखोगे मैग्नीशियम Mg से Mg2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है। ये ऐसे एक सिंगल लाइन शो कर देनी है। हो गया?
राइट साइड पे क्या लिखना है, रिडक्शन। रिडक्शन किसकी हो रही है बेटा, सिल्वर की। तो सिल्वर आपने लिख देना है कि सिल्वर अपनी Ag1 पॉजिटिव फॉर्म से रिड्यूस होने के बाद Ag फॉर्म में कन्वर्ट हो रहा है। क्लियर हो गया इतना। सो दिस इज हाउ यू कैन रिप्रेजेंट अ सेल। और उसके बाद में अगर आपको कंसंट्रेशन ऑलरेडी गिवन है तो आप यहाँ ब्रैकेट में कंसंट्रेशन भी लिख सकते हो। ठीक है जी, तो ये हो गया आपके सेल का रिप्रेजेंटेशन। लेकिन अगर आपको बोल दें कि सेल की रिएक्शन भी लिख के बता दो, फिर आप क्या करोगे, फिर आपको पता ही है, पहले हमने पोटेंशियल चेक करना है। मैग्नीशियम की ऑक्सीडेशन हो रही है तो हम लोग लिख देंगे कि मैग्नीशियम की रिएक्शन आ जाएगी Mg इज कन्वर्टिंग इनटू Mg2 पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन। और सिल्वर के केस में क्या आ जाएगा, Ag1 पॉजिटिव 1 इलेक्ट्रॉन गेन करके सिल्वर बना रहा है, दोनों को प्लस कर देंगे। प्लस कैसे करना है, इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई, ये कट हो गया। अब इसको ऐड कर दो, Mg प्लस 2 Ag1 पॉजिटिव is giving Mg2 positive plus 2 Ag. This will be the cell reaction. तो आपको 1 मार्क्स में ऐसे पूछ सकते हैं कि ये हमारे पास एक सेल है, इसको रिप्रेजेंट करके बताओ, सेल की रिएक्शन लिख के बताओ। अगर आपको ये भी पूछ लें EMF ऑफ द सेल कैलकुलेट करके बताओ, तो आप वो भी यहाँ पे कर सकते हो। मैं सारा एक में ही करके बता रही हूँ, ठीक है। EMF ऑफ सेल भी बता दो। तो EMF ऑफ सेल आप कैसे बताते हो, आप लिखोगे E नॉट सेल इज इक्वल्स टू E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड। जिसकी रिडक्शन हो रही है उसका पोटेंशियल पहले लिखना है। सिल्वर की रिडक्शन हो रही है तो सिल्वर का पोटेंशियल पहले लिखेंगे। सिल्वर का पोटेंशियल कितना है, 0.80। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 0.80 माइनस ऑक्सीडेशन किसकी हो रही है, मैग्नीशियम की, उसका पोटेंशियल कितना था, माइनस 2.37। माइनस 2.37 माइनस माइनस प्लस, तो दोनों को प्लस करके आपके पास EMF ऑफ द सेल आ जाएगी। क्लियर हो गया इतना। तो ये 1 मार्क में रिप्रेजेंटेशन, सेल की रिएक्शन एंड हाउ टू कैलकुलेट EMF ऑफ द सेल, यहाँ तक आपको पता होना चाहिए। ये तो सिंपल था, इसमें अभी तक आपके पास नर्नेस्ट इक्वेशन लगी ही नहीं है। तो एक और न्यूमेरिकल करते हैं जिसमें आपकी नर्नेस्ट जो है वो लगेगी। ठीक है जी, करें फिर स्टार्ट। ये आपने ध्यान रखना स्टेप बाय स्टेप। ये है न्यूमेरिकल जो मैं बोल रही हूँ कि 3 और 4 मार्क में आपको आ सकता है। ठीक है, तो आप कैसे करोगे, यहाँ पे मैं लिख रही हूँ थर्ड स्टेटमेंट, थर्ड न्यूमेरिकल। रीड द स्टेटमेंट, ए वोल्टिक सेल इज सेटअप एट 25 डिग्री सेल्सियस। दे दिया रूम टेम्परेचर, ठीक है। विद द हाफ सेल्स एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव एंड निकल 2 पॉजिटिव। कहते हैं एक्चुअल में हमारे पास जो सेल है ना, उसमें दो चीज़ें चल रही हैं। एक तरफ एल्यूमिनियम चल रहा है, दूसरी तरफ हमारे पास निकल है। इन दोनों को मिला के हमने सेल बना दिया। कहते सेल का पोटेंशियल पता करो। अब देखो E नॉट दोनों का दिया है, माइनस करके सेल का पोटेंशियल तो निकल ही आएगा। लेकिन ध्यान में ये चीज़ देखनी है, उन्होंने खुद नहीं बोलना ना अर्नेस्ट इक्वेशन लगाओ। ये देखो कंसंट्रेशन देख रहे हो, 1 मोलर नहीं है, कुछ डिफरेंट है ना। सो दैट मीन्स नर्नेस्ट इक्वेशन लगेगी ही लगेगी। ठीक है, तो आपने सबसे पहला, आपको मैं स्टेप वाइज बता रही हूँ, आपने सबसे पहला जो स्टेप करना है, क्या करना है, आपने EMF ऑफ द सेल निकालनी है। ठीक है, स्टेप 1 में क्या करना है, EMF ऑफ सेल निकालो। कैसे निकालोगे, E नॉट सेल इज इक्वल्स टू E नॉट कैथोड माइनस E नॉट एनोड। अब बताओ दोनों का पोटेंशियल गिवन है, निकल का और एल्यूमिनियम का, किसकी ऑक्सीडेशन होगी और किसकी रिडक्शन होगी, करो गैस। देखो ध्यान से, सबसे पहले ये चेक करो वैल्यू किसकी ज़्यादा है। नेगेटिव में है ना, तो ये वैल्यू ज़्यादा है। जिसकी वैल्यू ज़्यादा है उसकी क्या होगी, रिडक्शन, और दूसरे की क्या होगी, ऑक्सीडेशन। तो रिडक्शन किसकी होगी, निकल की। तो इसका मतलब हम लोग निकल वाला पोटेंशियल पहले लिखेंगे और उसमें से एल्यूमिनियम का पोटेंशियल माइनस कर देंगे। निकल का पोटेंशियल कितना है, -0.25 माइनस 1.66, कितना आ जाएगा, -0.25 प्लस 1.66, तो माइनस करके कितना आ जाएगा, 1.4 एंड 1.41 वोल्ट। स्टेप 1 क्लियर हो गया। सबसे पहले आपने क्या करना है, EMF ऑफ द सेल निकालना है। ठीक है जी, इतना होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब उसके बाद में आपके पास है सेकेंड स्टेप। अच्छा एक चीज़ और बता दूं यहाँ पे शॉर्टकट,
इन केस मान लो आपको ये नहीं पता चलता किसकी ऑक्सीडेशन या किसकी रिडक्शन होती है, तो आप सपोज आगे पीछे ले लेते हो। तो एक चीज़ ध्यान में रखना है यहाँ पे, अगर ईएमएफ ऑफ द सेल पॉजिटिव आई ना तो इसका मतलब आप सही जा रहे हो, अगर आ गई ना नेगेटिव तो इसका मतलब आपने गलत करा है, तो आगे पीछे कर लेना, ठीक है। ये शॉर्टकट हो गया आपका। सेकेंड स्टेप आपने क्या करना है, सेकेंड स्टेप में बेटा आपने लिखनी है सेल की रिएक्शन हमेशा, ठीक है। तो सेल की रिएक्शन हम कैसे लिखेंगे, सबसे पहले हम लोग लिखेंगे ऑक्सीडेशन हाफ रिएक्शन, फिर हम क्या लिखेंगे, रिडक्शन हाफ रिएक्शन। तो आपने कैसे लिखनी है, अब आपको इतना तो पता चल ही चुका है कि जो निकल है उसकी रिडक्शन हो रही है और एल्यूमिनियम की क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन। तो एल्यूमिनियम की ऑक्सीडेशन कैसे लिखोगे, एल्यूमिनियम किस में कन्वर्ट हो रहा है, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव में और साथ में 3 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है। और निकल की कौन सी लिखनी है, रिडक्शन। रिडक्शन कैसे लिखते हो, निकल 2 पॉजिटिव 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और निकल बनाएगा, सॉरी, ठीक है, ये आ गया। अब पूरे सेल की रिएक्शन कैसे आएगी, दोनों को ऐड करना है। ऐड ऐसे करना है कि इलेक्ट्रॉन कैंसिल हो जाए। अब इसको 3 से मल्टीप्लाई करो और इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, इलेक्ट्रॉन हो गए कैंसिल। क्या आएगा सॉल्व करने के बाद, 2 एल्यूमिनियम प्लस 3 निकल 2 पॉजिटिव, 2 एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव प्लस 3 निकल, ठीक है। सबसे पहले ईएमएफ ऑफ द सेल पता करी, उसके बाद में आपने क्या किया, उसके बाद में आपने सेल की रिएक्शन देख ली, ठीक है। अब आपने थर्ड एंड वेरी लास्ट स्टेप लगा देना है। थर्ड स्टेप कौन सा है, नर्नेस्ट इक्वेशन। सारा कुछ आपने फाइंड कर लिया, अब नर्नेस्ट इक्वेशन लगा दो। नर्नेस्ट इक्वेशन क्या होती है, ईएमएफ ऑफ द सेल इज इक्वल्स टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 ओवर एन लॉग ऑफ प्रोडक्ट। प्रोडक्ट देख लो कौन कौन से हैं, एक एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव है और एक आपका निकल है। तो प्रोडक्ट आपको क्लियर हो गए, एक एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, एक था निकल। और बेटा ये जो कॉफिशिएंट होंगे ना बैलेंसिंग के बाद आते हैं, इनको आपने पावर्स में यूज करना है। एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव की स्क्वायर एंड निकल की क्यूब डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट कौन कौन से हैं, एल्यूमिनियम है उसकी पावर 2 है और निकल 2 पॉजिटिव है जिसकी पावर 3 है। होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा कि नर्नेस्ट इक्वेशन आपने कैसे लिखनी है। अब सारा कुछ तो आपने कर लिया हुआ है, सिर्फ वैल्यूज ही पुट करनी है। ईएमएफ ऑफ द सेल फर्स्ट स्टेप में कैलकुलेट कर ली, कितनी आई थी 1.41 माइनस 0.0591 ओवर एन। एन होते हैं इलेक्ट्रॉन। अब एक केस में 3 इलेक्ट्रॉन थे, दूसरे में 2 थे, तो ये डिफरेंट डिफरेंट हो गए, लेकिन आपने कैंसिल कितने किए थे, 3 2 जा 6। जितने आपने इक्वल करके कैंसिल करे होंगे ना वो आपकी एन की वैल्यू होगी, ठीक है। तो सेल की रिएक्शन से आपके पास एन की वैल्यू आती है 6 आ गई लॉग। अब यहाँ पे कंसंट्रेशन फिल करनी है, एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव, तो मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ आपको स्टेटमेंट वाला पेज, ठीक है। एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव ये रहा, कंसंट्रेशन कितनी थी 0.001, तो आप लिखोगे 0.001 इसका स्क्वायर। निकल कोई आयन तो नहीं है, सॉलिड स्टेट है, तो इसको क्या लिखेंगे 1 डिवाइडेड बाय एल्यूमिनियम, ये भी सॉलिड है 1। आपने सिर्फ आयन की कंसंट्रेशन लिखनी है, दूसरे की 1 नहीं लेट करनी है। निकल 2 पॉजिटिव, निकल 2 पॉजिटिव की कितनी बताई थी 0.5 का क्यूब। अब आप इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हो, माइनस 0.0591 ओवर 6 लॉग ऑफ, आप इसका स्क्वायर कर दोगे कितना आ जाएगा 0.001 इंटू 0.001 डिवाइडेड बाई 0.5 इंटू 0.5 इंटू 0.5, इतना आ गया। अब इसके बाद में कैसे सॉल्व करना है आपने, अब तो लॉग आपको सॉल्व करना ऑलरेडी आता ही है, तो दिक्कत तो नहीं होगी डेफिनेटली। तो कितना आ जाएगा 1.41, वेट, आपके पास आ जाएगा 1.41 माइनस 0.0591 ओवर 6 लॉग। लॉग को कैसे सॉल्व करना है, ये आपका आ जाएगा 1/1000, इसको आप लिख सकते हो 10⁻³ ये भी क्या लिख सकते हो 10⁻³ डिवाइडेड बाय, ये आपके पास सॉल्व करके आ जाएगा 5 इंटू 5 इंटू 5 है ना, तो 5 की क्यूब लिख लो,
साथ में 1/10 1/10 1/10 10⁻³ आ जाएगा। ठीक है, ये तो हो गया कैंसिल। अब आप क्या करोगे, 1.41 माइनस 0.05916 लॉग 10⁻³ है और साथ में आपके पास है 5 का क्यूब, ये आ चुका है। तो अब आप लॉग की यहाँ पे प्रॉपर्टी यूज कर लो। लॉग की प्रॉपर्टी क्या है, लॉग ए माइनस लॉग बी। ठीक है, अब उसके बाद में क्या करेंगे, 1.41 0.0591/6। पहले का लॉग सॉल्व करेंगे, पावर हमेशा आगे मल्टीप्लाई में आ जाती है और बाकी क्या रह जाता है, लॉग एज इट इज माइनस इसकी पावर भी आगे मल्टीप्लाई में आ जाएगी और लॉग क्या रह जाएगा 5। फिर क्या आ जाएगा 1.41 0.0591/6 -3 log 10 की वैल्यू कितनी होती है 1, तो 1 माइनस 3 यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास log 5 की वैल्यू कितनी होती है अप्रॉक्सीमेट 0.69 0.7 लिख लूँ। ठीक है, 1.41 माइनस 0.0591/6 कितना आ जाएगा -3 माइनस 2.1। ठीक है, 1.41 माइनस 0.0591/6 इंटू माइनस का क्या आ जाएगा 5.1 माइनस माइनस प्लस 1.41 प्लस 0.0591/6 इंटू 5.1। तो अब सॉल्व करके आपके पास ईएमएफ ऑफ द सेल जो है वो आ जाएगी। क्लियर हो गया। तो आपने बस इतना याद रखना है कि आपने स्टेप वाइज कैसे चलना है। ईएमएफ ऑफ द सेल पहले फाइंड कर लेनी है स्टैंडर्ड, फिर सेल की रिएक्शन लिखनी है और उसके बाद में नर्नेस्ट अप्लाई करो, कहीं पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। और इन केस अगर आपको ये भी बोल देते हैं कि इस सेल को रिप्रेजेंट भी कर दो तो आप कैसे करोगे, है ना। एक लास्ट चीज रहेगी वो भी डिस्कस कर ही लेते हैं। तो अगर आपको बोल देते हैं कि इसी सेल को आप रिप्रेजेंट कर दो तो आप सेल को रिप्रेजेंट कैसे करोगे, सेल को रिप्रेजेंट कैसे करोगे, आप सॉल्ट ब्रिज लिख दोगे लेफ्ट साइड पे जिसकी ऑक्सीडेशन होती है एल्यूमिनियम 3 पॉजिटिव और राइट साइड पे जिसकी रिडक्शन होती है निकल 2 पॉजिटिव / निकल। ब्रैकेट में क्या लिखना होता है कंसंट्रेशन। निकल की कितनी गिवन थी 0.5 आई थिंक, ठीक है, और एल्यूमिनियम की कितनी गिवन थी 0.001, तो वो साथ में उसकी कंसंट्रेशन भी आप मेंशन कर सकते हो। सो ये आपको अभी मैंने टोटल सारा बता दिया कि आपने कैसे जो है ये न्यूमेरिकल सॉल्व करने हैं। इम्पॉर्टेंट है, स्किप मत करना और अच्छे से प्रैक्टिस करो जो आपको असाइनमेंट दे रखी है। ठीक है जी, बाय बाय, थैंक यू।